गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आने वाली वीडियो और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? आपने संधि में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। संधि में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है, संधि बनती है। इसमें क्या है, शब्द मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दो या दो से जब अधिक शब्द मिलते हैं तब क्या बनता है, समास बनता है। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि समास के दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पूर्व पद और एक होता है, क्या होता है, उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद, और एक होता है पूर्व पद। और पद, इन्हीं पदों के आधार पर क्या होता है, इनका वर्गीकरण होता है, जिसमें दो खंड होते हैं। कौन कौन से? एक प्रधान खंड होता है और एक क्या होता है, गौण खंड होता है। ये आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन सा प्रधान खंड है, कौन सा गौण खंड है। आपको ये भी बता दें कि समास के 4 नहीं 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समास के कितने प्रकार हैं? अभी मैंने बताया कि समास के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, क्या है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्या है, तत्पुरुष समास, और क्या है, कर्मधारय समास, क्या है, कर्मधारय समास। एक है क्या है, द्विगु समास, क्या है, अगला क्या है, द्वंद्व समास, फिर क्या है लास्ट वाला, बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। अब ये तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय निकला है और कर्मधारय उसी से ही तत्पुरुष से क्या है, द्विगु समास निकला है। अब आगे बताते हैं कि इनमें से कौन सा खंड प्रधान है और कौन सा खंड अप्रधान है। अभी केवल इतना जानिए कि समास के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था पदों के आधार पर दो खंड बटे रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक को प्रधान खंड कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, गौण खंड कहते हैं। मैंने बताया था कि ये मैं आगे वीडियो में बात करूँगा, कौन सा प्रधान खंड होता है और कौन सा गौण खंड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही बना दिया है कि जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे हम क्या कहते हैं, गौण खंड कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही यदि क्वेश्चन पूछे कि जिस खंड पर अर्थ का बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो आप ये क्या करेंगे, प्रधान खंड पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो कौन सा समास है? मैंने तो आपको ये बता दिया कि 6 समास होते हैं हमारे। तत्पुरुष के क्या होते हैं, 2 समास होते हैं, कर्मधारय और क्या होता है, एक होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये खंड प्रधान नहीं बताया। तो अब नोट करिए अव्ययी भाव। पहला नोट करिए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष से ही निकला कर्मधारा, उसी से निकला द्विगु, तो कर्मधारा में भी उत्तर पद प्रधान होगा और द्विगु में भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सा है ये, ट्रिक है, ट्रिक भी कह सकते हैं और नहीं भी। लाइन से यदि आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यही भाव में क्या है, पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष से निकला कर्मधारा, उसी से निकला द्विगु, तो इन तीनों क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब बात करें बहुव्रीहि की, तो बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो जब भी पूछे कि किस समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों खंड क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि। यदि पूछे, अब इसमें पूछा क्या, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न,
जिन दो शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों के खंडों को क्या कहते हैं। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है। अब यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा प्रश्न को क्या किया, घुमा दिया। प्रश्न क्या पूछा है, जिन दो शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों के खंडों को क्या कहते हैं। खंडों को पूछा है, नोट करिए, खंडों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उन दो खंडों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि मैंने बताया था अभी कि जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता उसे गौड़ खंड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिस खंड पर अर्थ का बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। अभी प्रश्न आया था नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहा था हमने, गौड़ कहा था। यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्थ का बल पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसे हम प्रधान खंड कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो उसे क्या कहते हैं। उपरोक्त मैंने बताया हुआ है कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। और मैंने उपरोक्त ये भी बताया है कि जिस खंड में दोनों खंड क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। यहाँ पर अब आपको बताते हैं पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट का अर्थ क्या निकलता है, पथ से भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैसे, ये आपको बताते हैं। तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा समास है। क्या है, तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है। तो आपको तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से कारक मिल जाएं तो आप वहाँ पर पहचान कैसे कर पाएंगे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। देखिए कारक कौन कौन से हैं यहाँ पर है। जब भी इस प्रकार के कारक मिल जाएं, आपको दिया होगा कर्ता ने, क्या दिया होगा, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, ये क्या है, ये कारक हैं। कारक ये आपको दिए होंगे। संप्रदान के लिए अपादान से ये क्या हो, जब अलग हो रहा हो तो क्या हो, अपादान से कारक वहाँ पर हमारा होगा। अपादान से संबंध में क्या होगा, संबंध में जब संबंध हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, का, की, के आदि आपको दिया होगा। और लास्ट क्या बचता है, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है में, क्या होता है, में, पर, ऊपर, ये दिया हो, ये कारक दिया हो तो वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जब कर्ता कारक दिया हो तो वहाँ पर ने होगा। कर्म कारक दिया हो तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म को। और करण कारक दिया हो तो वहाँ पर से होगा। संप्रदान कारक दिया हो तो वहाँ पर के लिए होगा। अपादान कारक होगा तो अलग होने में से कारक दिया होगा। संबंध कारक दिया हो तो वहाँ पर का, की, के होगा। जैसे यहाँ पर पूछा क्या, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, इसको पहले इसका अर्थ निकालेंगे। पथ से भ्रष्ट, पथ में भ्रष्ट तो हो नहीं सकता, पथ से ही भ्रष्ट होगा वो। तो पथ से भ्रष्ट यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अलग हो रहा है तो यहाँ पर अलग होने में पथ से भ्रष्ट क्या हो जाएगा, अपादान। की कारक भी पूछता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, अपादान कारक है। अलग हो रहा है, पथ से भ्रष्ट हो रहा है। और समास कौन सा, समास की बात करें तो ये तत्पुरुष समास है। अभी आगे और समझ में आएगा, वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो कौन सा समास है। मैंने बताया था तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय। तत्पुरुष से निकला है कर्मधारय और उसी से ही निकला है द्विगु समास। क्या निकला है, द्विगु। इन तीनों का क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है बेटा, उत्तर पद
प्रधान होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब भी आपको योजक चिन्ह के साथ में कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे धीरे धीरे दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अव्ययी भाव। जैसे धीरे धीरे क्या होता है, और क्या है, बार बार, और विधि होते हैं कभी कभी, क्या होता है, कभी कभी। तो योजक चिन्ह लगा हो तो वो हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। लेकिन यहाँ क्योंकि अव्यय का अर्थ क्या होता है, मिल जाना होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अवयव जिसमें पहले खंड, जो जिसे हम पूर्व खंड कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, तो पूर्व पद क्या होता है इसमें, पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या बताना है कि मैंने बताया कि जब योजक चिन्ह लगा हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन जब अभियोजक चिन्ह ना लगा हो तब कैसे पहचान करेंगे। जैसे लिखा हुआ है यथा, क्या लिखा हुआ है, यथा शक्ति। अब इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको क्या गौर करना है, यहाँ पर गौर करना है प्रत्युपसर्ग में चले जाना है तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर एक उपसर्ग मिल करके शक्ति को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। शक्ति क्या है, शक्ति तो लिखा हुआ है, हम तो जान रहे हैं शक्ति है, लेकिन कैसी शक्ति है। यहाँ पर आगे क्या होता है, पूर्व पद क्या प्रधान, पूर्व पद क्या प्रधान है, तो पूर्व पद ये हुआ। तो ये क्या है, यथाशक्ति। कैसी शक्ति है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति, यथोशक्ति है। अब जैसे लिखा हो दिन, तो हम जान रहे हैं दिन है, लेकिन कैसा दिन है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा उपसर्ग में प्रतिदिन। तो क्या होगा, प्रति साथ में जुड़ा होगा, प्रतिदिन लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन हम तो समझ गए ना, दिन है, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब डेली, रोज। दिन तो रोज होता है, लेकिन क्या है, इसके साथ में प्रति जुड़ा है, उपसर्ग, प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे रूप लिखा होता है, रूप। अब ये तो जानते हैं कि रूप है, कई रूप होते हैं, लेकिन कौन सा रूप है, तो इसके साथ में जुड़ा होगा अनुरूप जुड़ा होगा, या बहुरूप जुड़ा होगा। तो ये अनुरूप लिखा होगा, अनु शब्द क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा अनुरूप। तो हम क्या लगाएंगे, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगाएंगे। जैसे आमरण लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आमरण। तो मरण तो होता है, रोज होते हैं, मरते हैं, लेकिन क्या है, आमरण, आ सब आ क्या है, उपसर्ग हमारे से जुड़ा हुआ है इससे, तो आमरण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास, जो कभी ना मारे, आमरण। जैसे आजन्म, आजन्म होता है, तो इसमें भी क्या है, जन्म है, तो जन्म क्या है, तो जन्म तो पता है, लेकिन इसके साथ में उपसर्ग आ जुड़ा हुआ है, आजन्म। तो जीवन पर्यंत तक जो चले, आजन्म, तो ये आ जुड़ा हुआ, ये भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। आई होप कि अव्ययी भाव आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है जिस समास में पूर्व खंड प्रधान हो, कौन सा समास है। अभी मैंने अव्ययी भाव समास की बात करी है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ये आपको पता चल गया होगा, मैंने बताया था कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, तो हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। संख्यावाची जहाँ पर भी मिले तो क्या हो जाएगा, आंख बंद करके आपको लगाना है, द्विगु समास लगाना। सर्वप्रथम हमारी प्रायिकता यही होगी कि वो द्विगु समास है, चाहे वो बहुव्रीहि भी दिया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वहाँ पर बहुव्रीहि भी दिया हो। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा होता है दशानन, क्या है, दशानन, तो यहाँ पर लिखा होगा कि ये द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो इसमें तो आपने बता दिया अष्टाध्यायी, तो इसमें 8 भुजाएं जिसकी, तो क्या है, अष्टाध्यायी। तो आपने बता दिया कि द्विगु समास है। अब यहाँ पर पूछा है कि दशानन, जिसके 10 सिर हैं, अर्थात रावण तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। तीसरा पद क्या है, प्रधान है दशानन में, तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके लगाना है क्या, बहुव्रीहि समास। क्या लगाना है, बहुव्रीहि समास। जब तीसरे पद की ओर संकेत करे, वहाँ पर हम आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगाएंगे। जब तीसरे की ओर संकेत ना करे, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, तो संख्यावाची को ही याद रखना बस केवल, तो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा,
राइट होगा। जैसे एक और आता है चतुर्भुज, तो ये भी यदि चतुर्भुज दिया हो, जैसे चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर जैसे दिया है यहाँ पर ये है तो एक्चुअल में बहुब्रीहि समास, लेकिन यदि बहुब्रीहि नहीं दिया है तो चतुर्भुज से पता चलता है चार भुजाएं जिसकी, तो वहाँ पर यदि दिगु दिया है तो दिगु सही होगा। बहुब्रीहि नहीं दिया हो तब की बात कर रहे हैं। यदि बहुब्रीहि है तो ये हमारा क्या बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो कोई तीसरा पद प्रधान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। और जब केवल दो ही पद हों, वहाँ पर दे रखा हो चतुर्भुज चार भुजाएं जिसकी, वहाँ पर न दे रहा हो विष्णु है, कौन है, तो क्या हो जाएगा हमारा दिगु हो जाएगा। अगला प्रश्न समझ में आया होगा, आगे और समझ में आएगा। प्रश्न है भर पेट में कौन सा समास है बताना है आपको। तो मैंने बताया था अभी यही भाव आपको समझाया था बहुत अच्छे से। अब पेट तो है लेकिन इसके साथ में उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ, भर पेट। खाली पेट भी जुड़ा होगा तो भी हमारा क्या होगा, अब यही भाव होगा। खाली भी जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, खाली पेट। अब इसके साथ में भर जुड़ा हुआ है तो भरा हुआ पेट तो होता है लेकिन कैसा, खाली है या भरा हुआ, उसके साथ में उपसर्ग जुड़ा होगा, इसके साथ में भर जुड़ा हुआ है तो भर पेट हमारा अब यही भाव समास हो जाएगा। खाली जुड़ा होगा तो ये भी खाली पेट, ये भी हमारा अब यही भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, रेखांकित में कौन सा समास है। आपको पता है ना पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीला है अंबर जिसका, क्या है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, क्या है, अर्थात विष्णु। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे पद की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तीसरा पद यहाँ पर क्या है, प्रधान है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो मैंने बताया था कि जब तीसरे पद की ओर संकेत करे तो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में दोनों खंड क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों खंड प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर पीताम्बर दिया हो, जैसे नीलकंठ देता है तो नीलकंठ में भी आप क्या करेंगे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर भी आप बहुब्रीहि लगाएंगे। यदि बहुब्रीहि नहीं दिया हुआ है तब आप क्या लगाएंगे, तब आपको आगे बताते हैं आप क्या लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, बहुब्रीहि में मैंने एक गलती करी, बहुब्रीहि में गलती कर दी है। इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कर्मधारय में उत्तर पद होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद होता है, दिगु में भी उत्तर पद होता है। अब यही भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बहुत बड़ी गलती करी। प्रश्न है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया और पहले भी मैंने बताया था, जिस पद में यहाँ पर गलती हो गई थी, क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। ये आपको मैंने शायद नहीं पढ़ा है। युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात जिसे हम कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। क्या होता है, युधिष्ठिर। क्या होता है, युधिष्ठिर, अर्थात युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो इसमें क्या होता है, अलुक तत्पुरुष होता है। क्या होता है, ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष होता क्या है ये भी जान लीजिए। इसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं होता है। क्या होता है, कारण चिन्ह मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अब संप्रदान से अपादान के लिए हेतु अलग होने के लिए मैंने बताया था ना, संबंध का की के अधिकरण मैंने बताया था ना, में पर है ना, ये सब दिया हो तो क्या ये सब हमारे कारण हैं। इसमें क्या युद्ध में स्थिर रहने वाला पूछा है, अर्थात युधिष्ठिर। तो ये क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये आ गया नीलकंठ। इसमें बताना है कौन सा समास है। मैंने बताया था आगे मैं बात करूँगा इसमें। तो इसमें नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या है, प्रधान है। दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, आप नोट करिए, बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। इन चारों ऑप्शंस में कोई नहीं, बहुब्रीहि समास है।
नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, जैसे चंद्रमौली आ जाए, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव शंकर, ये भी वही हैं, तो क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाए। जैसे आ जाएगा चक्रपाणी, चक्र है पाणी अर्थात हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, तो ये भी क्या है हमारा बहुब्रीहि समास है। जिस तीसरे पद की ओर हमारा संकेत करे, तीसरा पद प्रधान हो, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। मैंने बताया था अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद क्या होता है प्रधान होता है, क्या होता है पूर्व पद प्रधान होता है। और मैंने अव्ययी भाव में ये भी बताया था कि उपसर्ग लगा होगा, क्या होगा उपसर्ग जुड़ करके एक नया सार्थक शब्द होगा, तब हम पहचान कर लेंगे कि अव्ययी भाव। एक और बताया था कि योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है योजक चिन्ह तो इसमें भी लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे पहचान करें कि अव्ययी भाव है या नहीं है, तो मैंने केवल ये बताया था योजक चिन्ह लगा हो तो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा, उपसर्ग जुड़ा हो तो अव्ययी भाव हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजीवन लिखा हुआ है, तो जीवन तो है लेकिन कैसा आजीवन, जीवन भर चल रहा है। इसमें आ शब्द क्या है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आवर्ण क्या है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पर बात करें पाप और पुण्य की, तो याद रखिए जब भी दो शब्द दिए हों और वो एक दूसरे के विलोम हों, योजक चिन्ह के साथ एक दूसरे क्या हों विलोम हों, तो वहाँ पर क्या होगा द्वंद्व समास होगा। क्या होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों में युद्ध हो रहा हो, द्वंद्व क्या है दोनों क्या है लड़ाई, बीच में क्या है बहुत बड़ा युद्ध है, वो दोनों एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं सकते हैं। हालांकि कोई कोई ऐसे शब्द हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन द्वंद्व अधिकतर क्या होगा उनमें द्वंद्व हो रहा हो, ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे, कोई स्त्री होगा तो पुरुष होगा। ठीक है, जैसे ये पाप कर रहा है तो उसके साथ में पुण्य लगा है, क्या योजक चिन्ह के साथ में लगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास की पहचान एक ये भी है कि और एवं अथवा या ये शब्द लगे हों तब भी हम पहचान कर लेंगे कि ये क्या है द्वंद्व समास है। चलिए आगे और समझते हैं। प्रश्न है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है। मैंने बताया था आंख बंद करके बहुब्रीहि लगा देंगे, जैसे नीलकंठ, चक्रपाणी है ना, चंद्रमौली, ये सब क्या है हमारे बहुब्रीहि समास हैं। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, चक्रपाणी चक्र में हाथ जिनके अर्थात विष्णु है ना, चक्र है हाथ जिनके, चंद्रमौली चंद्र है, चंद्रमा है जिनके सिर पर वो अर्थात शिवशंकर वही हैं है ना। तो इसमें क्या होता है कोई पद क्या होता है प्रधान नहीं होता है। अगला प्रश्न, अगला है क्या है योगदान में कौन सा समास है। तो यहाँ पर मैंने बताया था तत्पुरुष समास में क्या है कारक लगे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से, ये सब मैंने बताया था। संप्रदान के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पर पै ऊपर ये सब दिया हो लगा हो, तो ये सब हमारे क्या हैं कारक हैं, और कारक किस में आते हैं तत्पुरुष में आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है योगदान दिया हुआ है, इसी प्रकार से लिखा होगा। तत्पुरुष समास सबसे अलग है। तत्पुरुष समास आप आंख बंद करके पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है, केवल वो लिखा होगा शब्द और आप वहाँ पर उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। योगदान क्या है योग का दान, क्या है योग का दान, क्या है योग का इसने क्या है दान किया, का लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। का है तो क्या है कौन सा कारक है, इसमें कारक भी पूछता है कि योगदान में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे संबंध कारक है। क्या बताएंगे संबंध कारक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास है योगदान में, ठीक है ना। द्विगु में क्या होता है संख्यावाची होता है ना, पहला पद संख्यावाची। बहुब्रीहि में क्या होता है कोई तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, जैसे नीलकंठ हो गया है ना। ऐसे अव्ययी भाव में क्या होता है अव्ययी भाव में उपसर्ग लगा होता है, पहला शब्द क्या होगा उपसर्ग जुड़ा होगा, तो हम पहचान कर पाएंगे कि अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिन, दिन के साथ में प्रति जुड़ा है, शक्ति के साथ में यथा जुड़ा हुआ है, यथाशक्ति यथोशक्ति है ना। रूप के साथ में क्या जोड़ा होगा अनु जोड़ा होगा या बहु जोड़ा होगा, तो हम पहचान कर पाएंगे अव्ययी भाव है। जैसे मरण, मरण के साथ में आ जोड़ा है तो आमरण हो गया।
और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, योजक चिन्ह भी लगे हों, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, है ना। और मैंने क्या बताया था, द्वंद्व में क्या बताया, दोनों आपस में क्या हों, एक दूसरे के क्या हों, विपरीत हों, तो वहाँ पर क्या द्वंद्व समास, जैसे पाप पुण्य, आचार विचार, है ना, खरा खोटा, आगा पीछा, माँ बाप, तो माँ क्या है, स्त्री है, बाप क्या है, पुरुष है, तो ये भी मैंने बताया था, है ना। अगला प्रश्न, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर समास का उदाहरण पूछा, यहाँ पर समास भी नहीं दिया है कि कौन सा समास है। आपको बता दें, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, गोबर गणेश, तो गोबर से निर्मित क्या है, गणेश, क्या है, गोबर से निर्मित गणेश जी की बात कर रहा है, तो से की बात कर रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गोबर से क्या है, निर्मित है, गणेश तो करण से, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कारण करण कारक भी पूछता है। अगला प्रश्न, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। सभी को पता है, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है ना। और क्या होता है द्विगु समास में, दूसरा उत्तर पद क्या होता है हमारा, प्रधान होता है, और ये क्या है, तत्पुरुष समास से निकला हुआ है। द्विगु समास की हम पहचान इस प्रकार से कर पाएंगे। अगला प्रश्न, जैसे दिया है, राजपुत्र में कौन सा समास है आपको बताना है। तो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, क्या है, राजा का पुत्र। यहाँ पर समास पर मत जाइए, इस पर इसका थोड़ा सा क्या कर लीजिए, अर्थ निकाल लीजिए। राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर का कारक जुड़ा हुआ है, तो मैंने बताया था संबंध है ना। किसका संबंध है, राजा का संबंध है, किससे, अपने लड़के से, तो संबंध है, तो संबंध तत्पुरुष में मैंने बताया था, क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर आता है। संबंध का की के अधिकरण में पर पय ऊपर ये सब आता है, तो यहाँ पर क्या संबंध हो रहा है, तो राजा का संबंध किससे, अपने लड़के से, तो राजा का पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि पूछे कि राजपुत्र में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे, संबंध कारक है, क्या बताएंगे, संबंध कारक। अगला प्रश्न, जिस समास में पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, कौन सा समास है। तो मैंने बताया था, सबसे पहले यही पढ़ाया था कि अब यही भाव होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पूर्व पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है, आपको बताना है, आप बता देंगे। मैंने बताया था कि एक दूसरे के विलोम हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख है, लेकिन सुख के साथ में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और इसके साथ में क्या, दुख जुड़ा हुआ है। सुख तो मिल रहा है, साथ में दुख भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विलोम है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व में क्या है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पर मैं कर्मधारय से क्वेश्चन डालना भूल गया, लेकिन आपको कर्मधारय समझाता हूँ। कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय किससे निकला हुआ है, द्विगु समास से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, द्विगु समास से निकला हुआ है। द्विगु से ही कर्मधारय, और द्विगु से ही क्या निकला हुआ है, सॉरी, ये तत्पुरुष समास से, क्या है, तत्पुरुष समास से क्या निकला हुआ है, द्विगु, और द्विगु से ये तत्पुरुष से ही क्या निकला हुआ है, कर्मधारा है, और तत्पुरुष से ही द्विगु समास निकला हुआ है। तो कर्म द्विगु के बारे में हम बात कर चुके, तत्पुरुष के बारे में बात कर चुके, बहुव्रीहि के बारे में बात कर चुके, है ना, और द्वंद्व के बारे में बात कर चुके। बचा क्या, कर्मधाराएं। कर्मधाराएं में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया होगा, दोनों पद क्या होते हैं, उस समास जो जिस समास में पूर्व पद क्या हो, अप्रधान हो तथा उत्तर पद प्रधान होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। तो बताएंगे आप कर्मधारय समास। तो उत्तर पद को बस केवल याद रखना कि उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा समास है। यदि कर्मधारय दिया है तो आप कर्मधारय क्या करेंगे, सही कर देंगे। अब इसके एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। इस समास में क्या होता है कि एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे कभी कभी दोनों पद भी विशेषण देते हैं, जैसे महात्मा, क्या है, महात्मा दे रखा है,
अब महान है आत्मा, महान है वो आत्मा, तो क्या है महात्मा, क्या हो जाएगा महान है जो आत्मा, क्या हो जाएगा महात्मा। अब तीसरे की ओर संकेत नहीं कर रहा, ये भी ध्यान देना, तीसरे की ओर संकेत नहीं कर रहा है। ये मत लगा देना कि महान है वो आत्मा अर्थात साधु, ये नहीं है। ये महात्मा ही साधु होता है, महान आत्मा जिसे हम कहते ही हैं उसको। तो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। महात्मा महान है आत्मा, तो क्या हो जाएगा कर्मधारा। जैसे दीर्घायु, क्या है दीर्घायु, लंबी आयु है जिसकी, तो किसकी पता नहीं है, तो क्या है ये कर्मधाराय समास है। भला मानस, क्या दिया होगा भला मानस, क्या है भला मानस, तो भला मीन्स अच्छा, मानस मीन्स मनुष्य, अच्छा मनुष्य है जो, तो कौन है ये भी पता नहीं है, तो भला मानस, तो ये क्या हो जाएगा कर्मधाराय समास है। जैसे नील गाय, नीली है गाय जो, नीली है गाय जो, तो नील गाय क्या है नील गाय, अब कौन है ये भी पता नहीं है, नील गाय कौन है। अब ये नील कमल जैसे दिया होता है, तो नीला है कमल, नीला है कमल जो, तो ये भी क्या है हमारा कर्मधाराय समास है। कौन है, कौन सा कमल है ये भी हमें पता नहीं है, कौन सा कमल नीला है। अब जैसे नीलकंठ दिया है, इसको पता है कि नीलकंठ क्या है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव की ओर इशारा कर रहा है। अब नील गाय, अब नील गाय कौन सी है, नील गाय एक तो हो नहीं सकती, कई हो सकती हैं। अब पता नहीं कौन सी नील गाय है, किसकी ओर इशारा कर रहा है ये हमें पता नहीं। नील कमल, इसी प्रकार से कमल कई हैं, अब एक कमल तो नीला होगा नहीं, अब कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कर्मधारय समास को भी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। रोज़ आपको 8 बजे यही वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद।